हेलो गाइस, मैं राजेश जंगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी थ्री टाइप्स की होती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, जैसा कि आप पढ़ते हो, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। सेकंड होती है रिलेटिव डेंसिटी, और थर्ड जिसे हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। तो वन बाय वन हम डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, वही क्या होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मैं इसको मैथमेटिकली कैसे शो कर सकता हूं। यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, या W, जो कि मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं हम, W डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसकी कुछ यूनिट होती है, यस होती है ना बच्चों। आप देखते हैं यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी। यहाँ पर मास को मेजर करते हैं बच्चों किलोग्राम में, और इसको मीटर क्यूब में। जैसा कि SI सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्या होगा, किलोग्राम में होगा, और ये किस में होगा बच्चों, ये मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या होगी, पहली यूनिट है यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब। सेकंड यूनिट क्या होगी बच्चों, अगर मान लीजिए CGS सिस्टम में रखते हैं, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक MKS और एक CGS। तो MKS में तो ये होगा। CGS की अगर हम बात करें तो बच्चों CGS का जो है, यहाँ पर रखेंगे ग्राम पर आपका ml, ये जो यूनिट होगी इसकी। ठीक है, कभी कभी गैस की जो डेंसिटी है, किसी पर्टिकुलर गैस की मैं बात करूंगा, तो गैस की डेंसिटी के लिए हम यहाँ पर ग्राम पर लीटर ये यूज में लेते हैं। लेकिन किसके लिए, गैस की डेंसिटी के लिए। क्यों, क्योंकि उसके 1 ml का जो मास होता है वो काफी कम होता है, तो इसलिए जनरली उसको ग्राम पर लीटर में हम उसको मेजर करते हैं। तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, the mass of 75 ml ethyl alcohol is 69 gram. Find the density of ethyl alcohol. ethyl alcohol एक कंपाउंड होता है बच्चों, जो अच्छा सॉल्वेंट की फॉर्म में काम आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन, the mass of 75 ml ethyl alcohol is 69 gram. Find the density of ethyl alcohol. सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, क्या होगा बच्चों, यहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना, इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करना। वी नो दैट यहां पर वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, और आपने देखा मास ऐसे, तो मास यानी W की वैल्यू कितनी होगी, 69 ग्राम होगा। यहां पर W दिया हुआ 69 ग्राम, और जो मास वॉल्यूम दिया हुआ वो दिया हुआ 75 ml। तो यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम कितना, 75 ml। आपको पता है यहाँ पर जो यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्वल ही होता है बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू W बाय क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम। W की वैल्यू 69 यहाँ पर ग्राम है, और ये आपका होगा बच्चों 75 ml। जैसे आप डिवाइड करते हो 0.92 ग्राम पर ml आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन। तो मैं यहां पर लेता हूं गैस की डेंसिटी ऑफ गैस, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऑफ गैस। बच्चों कैसे फाइंड आउट करें किसी भी गैस की डेंसिटी, आप लोगों को पता है कि गैस होती है, तो उसके लिए PV = nRT आप अप्लाई करते हो। P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N आपने देखा कि मोल होता ही है बच्चों, जिसे हम मास एंड GMM के टर्म में रख सकते हैं। R गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर मैं लूंगा यूजिंग
PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, क्योंकि पहले तो हम उसका फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बोला था गैस के लिए ग्राम पर लीटर में हम डेंसिटी मेजर करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों इसका फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, या बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला डेंसिटी की तरह में उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए PV इज इक्वल टू, मॉल को किस में रख सकते हैं, मॉल को आपने देखा मॉल को रखेंगे W डिवाइड बाय GMM मल्टीप्लाई बाय RT। क्या और लिख सकते हो, मुझे तो चाहिए W बाई V चाहिए, तो पहले तो GMM से मल्टीप्लाई करो, PV मल्टीप्लाई बाय GMM इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, WRT। लेकिन मुझे W बाई V चाहिए, यानी V से डिवाइड कर दो फिर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों, और V से डिवाइड करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाय GMM इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई V, यहाँ पर RT। लेकिन ये तो डेंसिटी हो गया बच्चों, ये RT से भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इस RT से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू आएगी, हम आगे लेते हैं, आगे इसमें प्रोसीड करते हैं बच्चों। यहां पर देखो बच्चों, ये तो हो गया आपका जो है P मल्टीप्लाई बाय GMM इज इक्वल टू W बाई V, आगे RT से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय GMM डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू W बाई V। दिस इज द डेंसिटी। यहां पर मैं लिख सकता हूं डेंसिटी किसकी होगी, गैस की, यानी P मल्टीप्लाई बाय GMM डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, RT इज इक्वल टू डेंसिटी, किसमें आएगा, ग्राम पर लीटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। या P क्या प्रेशर है, R टेम्परेचर है, सॉरी R गैस कांस्टेंट है, P टेम्परेचर है, GMM मोलर मास है। तो मैं यहां लिख देता हूं P क्या होगा, प्रेशर होगा किसी भी गैस का, GMM क्या होगा, मोलर मास होगा, मोलर मास। फिर क्या होगा, R क्या होगा, R 0.0821 ATM लीटर, जो कि गैस कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू यही रखेंगे पर मोल पर केल्विन, और यहां पर T टेम्परेचर ऑफ गैस, ये वैल्यू हम रख देते हैं बच्चों। अब क्या करें, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके बेसिस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन हम फाइंड आउट करते हैं, या देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट NTP पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, किसकी, O2 गैस की। अरे यार O2 गैस की डेंसिटी NTP की बात कर रहे हैं यार। सॉल्यूशन सबसे पहले NTP दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, P की वैल्यू 1 आपका ATM हो गया, और T आपका हो गया 273 केल्विन, और क्योंकि O2 गैस दिया हुआ, क्या O2 गैस, तो हमें GMM भी मिल गया, यानी GMM क्या दिया हुआ बच्चों, 32 ग्राम पर मोल, ये इसका GMM होता है। तो क्या चाहिए मुझे, डेंसिटी रख दो यार, D इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय GMM डिवाइड बाय क्या होगा, RT। P की वैल्यू 1, क्योंकि 1 ATM था, यहाँ NTP का मतलब 180। GMM की बात कर रहे हैं, GMM क्या होता है यार, ग्राम मोलर मास, 32 है, डिवाइड बाय R की बात करते हैं, R कितना होगा बच्चों, यहाँ पर देखोगे तो 0.0821, और यहाँ पर T 300 केल्विन। सॉल्व करोगे तो 32 डिवाइड बाय 22.4 आ जाएगा, कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 32 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहां पर मैं वैल्यू रख सकता हूं। जब सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 1.43 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर होगा, मतलब लीटर के अंदर आंसर होगा, लेकिन यहां पर 1.43 ग्राम पर लीटर आपको वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से बच्चों हम किसी भी गैस की डेंसिटी आराम से फाइंड आउट
कर सकते हैं। चलो हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आखिर होता क्या है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। कौन सा? रिलेटिव डेंसिटी सेकंड पार्ट। ये भी काम आता है बच्चों, बी पार्ट। आर डी यहां पर लिखेंगे बच्चों। क्या होता है ये? किसी भी एक कंपाउंड का मोलर मास दूसरे कंपाउंड के मोलर मास के कंपेरिजन में कितना टाइम्स है। यहां पर जनरली गैस के लिए लेते हैं, तो मैं कह सकता हूं एक गैस के मोलर मास को दूसरी गैस के मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। यानी ये इंडिकेट करता है कि एक गैस दूसरी गैस के कंपेरिजन में कितना टाइम्स हेवियर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों, यहां पर रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि यहां पर जो है फॉर्मूला जो है यही बनता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास of a gas divided by molar mass of another gas, ठीक है बच्चों। हमेशा सिमिलर कंडीशन में ये मेजरमेंट करते हैं। सिमिलर कंडीशन की मैं बात करूंगा, यहां पर आप कह सकते हो कि एनटीपी की कंडीशन पर जो गैस के 22.4 लीटर का मास होगा वही मोलर मास होगा, तो यहां पर भी 22.4 लीटर गैस का मास लेंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है सबसे पहले गैस के बेसिस पर अप्लाई किया गया था, तो वॉल्यूम के टर्म में इनको हम लिख सकते हैं। यानी फाइनल जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो यही मिलेगी। पहले हम कहेंगे कि सिमिलर कंडीशन में किसी भी गैस के वॉल्यूम का मास डिवाइड बाय उन्हीं कंडीशंस में उतने ही वॉल्यूम का अनदर गैस का मास, जो कि अगर हम 22.4 लेते हैं तो दोनों का मास सेम होगा, मतलब मोलर मास के बराबर होगा। इसका मोलर मास हमें मिलेगा, इसका मोलर मास मिलेगा, दोनों का रेशियो हम लिख सकते हैं। तो फाइनल जो है यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी आपका होगा। चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 with respect to यहां पर CH4 भी गैस है, SO3 भी गैस है। क्या होगा? सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। यहां पर मोलर मास ऑफ SO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH4। रखो यार SO3 सल्फर का मास कितना? 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रखो RD इज इक्वल टू क्या होगा? 32, ये तो सल्फर का 3 ऑक्सीजन थे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3। कार्बन 1 है, यहां पर देखो CH4 में कार्बन 1 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। जब सोल्व करोगे तो 80 डिवाइड बाय आपका 16 आएगा, आंसर आ जाएगा 5। यानी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू आपको मिलेगा 5। ऐसा हम कर सकते हैं। एक गैस का मोलर मास दूसरी गैस के कंपेरिजन में कितना टाइम्स है, वही रिलेटिव डेंसिटी होती है। सिंपली हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों? अगर एनोदर गैस जो कि हमने जिसके रेस्पेक्ट में मोलर मास कैलकुलेट किया था या रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट किया था, जैसे CH4 के रेस्पेक्ट में हम एनोदर गैस का वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट की थी। ये भी शो किया था कि एक गैस के कंपेरिजन में कितना
कितना टाइम्स दूसरी गैस का मोलर मास होता है। तो मैं अगर जो कंपैरिजन करने वाली गैस H2 अगर फिक्स कर देता हूं तो इसे क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी। तो नेक्स्ट है सी वाला पार्ट, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या इंडिकेट करता है बच्चों कि H2 के मोलर मास के कंपैरिजन में किसी भी कंपाउंड का, वोलेटाइल कंपाउंड या गैस का मोलर मास कितना टाइम्स है। तो यहां पे लिखूंगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2, मोलर मास ऑफ H2, ऐसा कहा जाता था। वेपर डेंसिटी निकालना बच्चों, हाइड्रोजन जब हमने फिक्स कर दी तो इसका मतलब इसका मोलर मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी किसी भी कंपाउंड के मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। सिंपली हम इसे ऐसा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 2। ठीक है, मैं एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्या और ले सकते हैं, यस, किसी भी कंपाउंड का यानी गैसियस कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड का मोलर मास अगर कैलकुलेट करना है ऑफ कंपाउंड तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। ये एक अनदर फॉर्मूला बन गया जिसको आपको याद करना पड़ेगा, यही काम आएगा। जहां कहीं पर भी वेपर डेंसिटी आ जाए, मोलर मास निकालना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वेपर डेंसिटी हमेशा H2 के मास के कंपैरिजन में ही हम लेते हैं। H2 के मास के कंपैरिजन कंपाउंड का मास कितना टाइम्स है, यही क्या होता है बच्चों, वेपर डेंसिटी। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ इथेन। इथेन का वेपर डेंसिटी हमें फाइंड आउट। चलो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या होगा सॉल्यूशन। पहले तो जीएमएम निकालते हैं इसका। जीएमएम क्या होगा, ग्राम मोलर मास किसका, इथेन का, ठीक है ना। यहां पर लिखूंगा C2H6। आपने देखा कार्बन का मास नंबर 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहां पर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, आपका हो जाएगा 30 ग्राम। लेकिन मुझे वेपर डेंसिटी चाहिए, तो वेपर डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 30 डिवाइड बाय, यानी किसी भी कंपाउंड का मोलर मास डिवाइड बाय 2, आपका हो जाएगा यहाँ पर 15। इसका मतलब इथेन की जो वेपर डेंसिटी है वो क्या होगा, आपका 15 है। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए gaseous mixture is 22.3. Find average molar mass। क्या फाइंड आउट करना बच्चों, एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करना। अब यार 22.4 आपको गैसेस, ये वेपर डेंसिटी दी हुई है गैसेस मिक्सचर का, मतलब यहाँ पे एक गैस नहीं है, एक से ज्यादा गैस है, ठीक है बच्चों। तो उसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ 22.3, तो एक से ज्यादा गैस का जो मास मिलेगा या मोलर मास मिलेगा वो एवरेज मिलेगा, क्योंकि एक गैस नहीं है, उसके अंदर एक से ज्यादा गैस है, उसे हम कहते हैं एवरेज मोलर मास। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन एवरेज, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, यहाँ पर हम रख सकते हैं, या जीएमएम एवरेज लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, जीएमएम एवरेज ये वैल्यू होगी। क्या करें, 2 को वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ये है, यहाँ पर वेपर डेंसिटी कितना 22.3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 22.3, 44.6 आपका मोलर मास मिलेगा। इस तरह से बच्चों किसी भी कंपाउंड की, वोलेटाइल कंपाउंड की या गैस की या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।